कोविड की जो महामारी है पिछले साल काफ़ी कम थी। अगर अपन देखें इस साल बहुत ज़्यादा है, ये सभी को ज्ञात है। इससे रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनको पाकर आप अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते। तो पहले शुरू करते हैं बड़ों से। बड़ों में कोविड के सिम्टम्स, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि अब इस समय में अगले 1-2 महीने तक जो भी सिम्टम है, फर्स्ट अपना डायग्नोसिस कोविड ही है, क्योंकि कोविड बहुत सारे सिम्टम्स लेके आया है इस बार। दस्त से लेके, बुखार से लेके, सर्दी जुकाम से लेके बहुत सारे सिम्टम्स हैं कोविड के। तो फर्स्ट सिम्टम जो भी आए, हमें सस्पेक्ट कोविड ही करना है। दिक्कत कहाँ होती है, हम निग्लेक्ट करते हैं और कहते हैं ये नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है, चला जाएगा। धीरे 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 वो रहता है अंदर शरीर के। बुखार 2-3 दिन में चला जाता है, फिर बुखार आता है 5वें-6वें दिन। वो होती है खतरे की घंटी। जहां 5वें-6वें दिन बुखार आया, मतलब अब कोविड ने आपके शरीर में हमला शुरू कर दिया है। अगर आपका बुखार शुरू के 3 दिन में ही खत्म हो गया या बहुत कम रहा, 100 से कम रहा, तो ज्यादातर दिक्कत होने की संभावनाएं कम है। लंग इन्वॉल्वमेंट के चांसेस बहुत कम है। यूजुअली ज्यादातर पॉपुलेशन में 90% में अभी भी यही है कि हल्का बुखार आ रहा है, 100 से कम। इवन थर्मामीटर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं बुखार। शरीर में थकान होती है और अपन को लगता है कि अंदर कुछ बुखार टाइप का फील होता है, पर थर्मामीटर में वो नहीं आ रहा। तो ये भी एक सिम्टम है कोविड का कि फील अंदर से आपको कैसा हो रहा है। थकान फील हो रही है क्या, ऐसा लग रहा है क्या कि नॉर्मल से कुछ अलग हो रहा है, या फिर लूज मोशंस हो रहे हैं। दस्त भी एक कॉमन सिम्टम हो गए हैं कोविड का। जो लॉस ऑफ स्मेल और जो टेस्ट, वो बहुत पीछे तरफ चला गया है, कुछ ही लोगों में हो रहा है। और पहले कहते थे कि जो लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट है वो माइल्ड कोविड का साइन है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। हर चीज में कोविड सीवियर हो सकता है, तो ये एक चीज ध्यान रखें। और अगर फीवर नहीं है, थर्मामीटर में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो चांस है कि वो हल्का कोविड है। लेकिन अगर 100 से ज्यादा बुखार आ रहा है, ये चीज ध्यान देने लायक है। ये 2-3 पॉइंट्स में बता रहा हूँ। 100 से ऊपर बुखार, पैरासिटामोल से नहीं उतरने वाला बुखार, 103 के ऊपर बुखार, है ना, ये सब लक्षण है कि कोविड काफी सीवियर वाला है आपको, जो पैरासिटामोल से नहीं उतर रहा है। तो उस पर जरूर ध्यान देना है अपन को। ये फिर से आ गया जो बुखार, 3 दिन तक था चला गया था, फिर से जो आ गया बुखार, ये खतरे की घंटियां हैं, है ना। अच्छा, एक सबसे जरूरी यंत्र अपने पास है जिससे अपन सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा परिवार और हम सुरक्षित रहें। वो सभी को पता है, पल्स ऑक्सीमीटर। ये जिसके पास है, मान लो उसने आधी लड़ाई कोविड से जीत ली। पल्स ऑक्सीमीटर का रोल बहुत बड़ा रोल है, इसको निग्लेक्ट ना करें। तो अभी के इस कोविड के टाइम में सबके पास होना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर। इवन अगर मेंबर्स ज्यादा हैं तो 2 पल्स ऑक्सीमीटर रखिए, जिससे सबकी मॉनिटरिंग हो पाए। ये डिवाइस होती है, सबको पता है, उंगली में लगाई जाती है। कौन सी उंगली में लगाना इंपॉर्टेंट है, आपके डोमिनेंट हैंड की मिडिल फिंगर में इसको लगाना इंपॉर्टेंट है। ध्यान ये रखें कि नेल पॉलिश वगैरह ये चीज थोड़ा इसकी रीडिंग को अल्टर करते हैं, तो वो ना हो तो बेहतर है। और लगाने के बाद 1 मिनट तक उसको लगा रहने दें। तुरंत अपन ये ना देखें रीडिंग क्या है, 1 मिनट तक लगा रहने के बाद ही रीडिंग देखी जाएगी, वही रीडिंग सही मानी जाएगी। और दूसरा, इसमें एक होता है ऑप्शन, वेव फॉर्म आता है। आप इसके बटन्स होते हैं जो, इस पे क्लिक करेंगे तो एक वेव फॉर्म आएगा। वेव फॉर्म वाला, जब इसमें वेव फॉर्म अगर मैं फिंगर में लगाऊं, तो इसमें जो वेव फॉर्म वाली रीडिंग है वो सबसे बेस्ट है। जब आपकी अच्छी वेव्स बनने लगती हैं, ये वेव फॉर्म वाली रीडिंग नहीं है, ये भी वेव फॉर्म वाली रीडिंग नहीं है। इसमें मतलब दिक्कत होती है कि ये वेव फॉर्म वाली रीडिंग ये है, ये वेव्स आने लगी हैं, ठीक है। तो अब ये वेव्स अपन थोड़ी देर लगा के रखेंगे, कांस्टेंट वेव्स आती नहीं है जब तक अपन रीडिंग को कुछ नहीं मानेंगे।
जब तक कांस्टेंट वेव्स नहीं आए रीडिंग नहीं मानने। SpO2 वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हार्ट रेट का एक अलग इंपॉर्टेंस है, पर फीवर होगा तो हार्ट रेट ज्यादा रहेगी, तो हार्ट रेट वाले पॉइंट से ना घबराएं। SpO2 अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें रीडिंग 99 चल रही है मेरी, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि 99 95 के ऊपर इज गुड, वी आर ओके विथ इट। लेकिन 95 से जरा भी कम गया देन वी हैव टू बी अलर्ट कि अब हमें दवाओं को चेंज करना है। जो सामान्य दवाएं हैं, ओके, किसी ने पूछा है कि सम प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग ऑक्सीमीटर, ठीक है। इसमें प्रिकॉशंस यही है कि आपके नेल्स पे पेंट ना लगा हो, आप सही हैंड में लें, डोमिनेंट हैंड, राइट हैंड, मिडिल फिंगर। बाकी एज सच बहुत प्रिकॉशंस इसमें नहीं है। बाकी मेडिकल चीज अलग है, जब आप शॉक में हो कोई तो ऑक्सीमीटर रीडिंग बहुत अच्छी नहीं आएगी, करेक्ट नहीं मानी जाएगी, तो वो क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो रहा है फिंगर में, तो वो अलग चीज है। अब इसमें पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है कि सपोज मेरा सैचुरेशन 99 था और 6 मिनट वॉक के बाद मेरा 96 आ रहा है, तो अब इसका मतलब मेरे अंदर निमोनिया बन रहा है। अगर 97 98 है ओके चलेगा। 6 मिनट वॉक टेस्ट का प्रोसेस यही है कि पहले अपन सैचुरेशन लेंगे, 6 मिनट वॉक करेंगे नॉर्मल पेस पे, एंड देन वी विल अगेन टेक सैचुरेशन आफ्टर वॉकिंग फॉर 6 मिनट। अगर 3 से ज्यादा का डिफरेंस है आपके बिफोर सैचुरेशन और आफ्टर वॉकिंग सैचुरेशन में, देन यू हैव टू अगेन गेट अलर्ट, गेट सम ब्लड टेस्ट डन, and if needed, not, I will not advise CT scan for all, but yeah, if needed we can obviously go for CT scan after a doctor's consultation. So always be in contact with your doctor, either with WhatsApp or through chats, so that will help anytime. Most of the doctors are busy, they can't reply, so just message them. They don't pick calls, just message them. Most of them will reply as soon as possible, है ना। सो 6 मिनट वॉक टेस्ट पे अपन थे। सो 6 मिनट वॉक टेस्ट आपने ले लिया, 3 से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो फिर से अलर्ट हो जाना है कि हाँ कुछ गड़बड़ है अंदर शरीर में। अब अपन को इंतजार नहीं करना है, इंतजार घातक हो सकता है, तो इंतजार ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से सजेशन लें कि मेरा 6 मिनट वॉक टेस्ट ऐसा आया, आप बताइए आगे क्या करना है। सेल्फ मेडिकेट करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जैसे स्टेरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट्स, तो इनका रोल डॉक्टर्स को पता है अच्छे से, क्योंकि इसमें फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, आपकी खुद की मेडिकेशन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, उसके हिसाब से डोज टाइट्रेट किया जाता है। तो सेल्फ मेडिकेट विथ स्टेरॉइड कैन बी डेंजरस, सो प्लीज डोंट टेक इट बाय योरसेल्फ, आस्क योर डॉक्टर। हाँ, what we can do when we are COVID positive is monitor our saturations देखते रहिए, ऑक्सीजन लेवल देखते रहिए, 6 मिनट वॉक टेस्ट करते रहिए। बाकी जो इनिशियल दवाएं हैं कोविड के लिए जैसे आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, बहुत एविडेंस बेस्ड नहीं है, इस बार इनका एविडेंस खारिज हो चुका है जो भी एविडेंस थे, लेकिन हाँ कुछ नहीं से कुछ भला बात पे ये दवाएं चल रही हैं, तो इनको चला सकते हैं। मल्टीविटामिन, विटामिन सी, जिंक, पर ये सोच के मत बैठिए कि हम ये ले रहे हैं तो हमें सीरियस कोविड नहीं हो सकता, ये गलत धारणा है। सीरियस कोविड के लिए केवल एक ही अपने पास रामबाण है, जो कि है आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये जहां 93 आया वहां आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आपको तुरंत डॉक्टर से बात करना है, कुछ भी करके। किसी भी डॉक्टर को, कोई भी जो एलोपैथिक मेडिसिन में स्पेशलिस्ट है, एमडी मेडिसिन प्रेफरेबली, or a good MBBS doctor even can prescribe you medicines what you need at saturation of 93%. Whose is the most suitable day of infection to undergo CT? अच्छा, CT स्कैन की काफी वो है भ्रांतियां कि CT सब करा लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे पे नॉर्मल आता है, फिर 7वें दिन फिर सैचुरेशन डिप होता है और फिर एडमिट होते हैं। तो CT स्कैन आइडियली ज्यादातर लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, सेकंड थर्ड डे पे बहुत कम रोल है, अनलेस आपका ऑक्सीजन सेकंड थर्ड डे पे ही कम होने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अपन फर्स्ट डे से सैचुरेशन देख रहे हैं, 92 आ गया, सेकंड डे पे ही हाँ अब सिटी स्कैन की जरूरत है। अगर सही चल रहा है 97 98 तो बिल्कुल सिटी स्कैन की जरूरत नहीं है। डे 7 पे अगर आपका फीवर वापस आ गया, जो मैंने खतरे के बताए थे, हाई ग्रेड फीवर चल रहा है डे 5 तक नॉन रिजॉल्विंग, डे 7 पे फीवर वापस आ रहा है या सैचुरेशन कम हो रहे हैं एनी टाइम, देन इज द ओनली इंडिकेशन फॉर सिटी स्कैन।
डोंट एक्सपोज योरसेल्फ फॉर सिटी स्कैन विदाउट अ रीजन। तो ये ध्यान रखें कि सिटी स्कैन हर जगह जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दे देता है इनिशियली आप करा लें तो। तो अर्ली कराने का बहुत यूज नहीं है, एक्सेप्ट व्हेन यू आर हैविंग हाई ग्रेड फीवर नॉट रिजॉल्विंग विद पैरासिटामोल, सैचुरेशंस आर गोइंग डाउन फ्रॉम इनिशियल ओनली, वरना आइडियल टाइम फॉर सिटी स्कैन इज आफ्टर 7 to 10 days, but not for all. I'll never say that do it for all. Very limited people need CT scan, and in fact it is of less use because oxygen saturation your clinical condition is a better indicator, है ना। आपकी जो आपको दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है और आपके सैचुरेशन कम आ रहे हैं, यही ज्यादातर बता देते हैं कि निमोनिया कितना है। सैचुरेशन ही आपको लंग की कंडीशन बता रहे हैं, तो आप स्ट्रेट अवे मेडिसिन पे जाइए जो इंपॉर्टेंट है, ना कि सिटी स्कैन में टाइम वेस्ट करिए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एक एक दिन का इंपॉर्टेंस है इसमें। आपका सैचुरेशन जिस दिन 93 हुआ, अगर उस दिन आपने दवाई जो चाहिए वो दवाई नहीं मिली, तो अगले दिन लंग्स बहुत इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओवरनाइट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस सावधानी के लिए बता रहा हूं। एलर्जी से रिलेटेड मैं बताऊंगा, बहुत सारी एलर्जीज हैं, जैसे किसी को पोलन से एलर्जी है, किसी को पीनट एलर्जी है, किसी को एग एलर्जी है, बहुत सारी एलर्जीज होती हैं। तो कोविड वैक्सीन में ये कोई कंपोनेंट्स है नहीं, तो यू कैन सेफली टेक द वैक्सीन। सो ऐसा नहीं है कि किसी चीज से आपको एलर्जी है तो यू कांट टेक द वैक्सीन, वैक्सीन कैन बी टेकन। आपको प्रीवियस वैक्सीनेशन से एलर्जी हुई है सेम डोज से, देन यू शुड नॉट टेक दैट वैक्सीन। यही एक वैक्सीन ना लेने का इंडिकेशन है, बाकी यू आर सेफ व्हाइल टेकिंग द वैक्सीन। सुमित जी, ओके, यश जी, यूजुअल पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग शुगर, हार्ट रिलेटेड एक्सेट्रा पोस्ट कोविड। या सो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में यूजुअली आजकल देखा जा रहा है कि हार्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत हो रहा है। लंग्स तो ठीक है, लंग्स जितना इन्वॉल्व हो चुका है, इट विल टेक टाइम टू रिजॉल्व पोस्ट कोविड। लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है, लंग्स जिस एरिया वाला लंग अफेक्टेड था वो इवन 12 मंथ्स होता है रिकवर होने में। हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में कोविड क्या कर रहा है, हार्ट में थ्रोम्बोसिस कर रहा है, क्लॉट्स बना रहा है। सो इवन हार्ट अटैक्स हैव बीन फाउंड in patients. So keep a heart attack kit ready with you always once you are affected with COVID, which has few tablets, है ना, like aspirin and atorvastatin. So their dose you can ask to your doctors. Keep it always ready with you for at least 2 months from the start of COVID. So initially 1 to 2 months में रिस्क ज्यादा है कोई भी कोविड कॉम्प्लिकेशन का। हार्ट रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड ये बताना चाहूंगा कि कोविड खुद ही एक शुगर इंक्रीजिंग डिसीज है। ऊपर से अपन जब स्टेरॉइड्स लेते हैं तो शुगर और बढ़ जाते हैं, ऊपर से अपन कई बार प्री डायबिटिक होते हैं, विच वी डोंट नो। सो दीज 3 फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर कॉज अ लॉट ऑफ डायबिटिक स्ट्रेस। तो हाँ, कोविड इज सेल्फ प्री डायबिटिक। सो तो अपन को शुगर्स भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उसके लिए भी सब मेडिकेशंस हैं। आप मेटफॉर्मिन में हैं तो यू कैन इंक्रीज द डोज बाय कंसल्टिंग विद योर डॉक्टर्स। देयर आर अदर मेडिकेशंस और दवाइयां हैं जो आप ले सकते हैं डायबिटीज और शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। यूजली हार्ट और शुगर्स के इशू आ रहे हैं, बाकी एज सच अगर आपको मॉडरेट कोविड है तो और ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है। वंस योर लंग इज रिकवरिंग और ऑर्गन्स अफेक्ट नहीं होंगे। और हार्ट किट रेडी रखें, हार्ट अटैक किट, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, विच कंटेन्स 4 टैबलेट्स। आस्क योर डॉक्टर, आस्क योर कार्डियोलॉजिस्ट, दैट विल हेल्प। Does vaccination reduces immunity for a few days? Very difficult to say, but yeah, vaccination, post vaccination, it takes around 14 days, 14 दिन लगते हैं आपको पूरी कोविड से रिलेटेड इम्यूनिटी आने में। इम्यूनिटी कम करता है, ये कहीं एविडेंस नहीं है कि कोविड के वैक्सीनेशन के बाद आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। हाँ, कोविड से रिलेटेड इम्यूनिटी आने में 14 डेज का टाइम लगता है, तो टिल देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट जैसे वैक्सीनेशन लगा, अगले दिन से आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने सारे गार्ड्स ऑफ करके समझ जाएं कि वैक्सीन लग गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट 15 डेज वेट करें, देन ऑल्सो गार्ड्स आर इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन डजंट गारंटी यू कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है। हाँ, ये गारंटी जरूर है कि माइल्ड टाइप का रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। उसमें भी लाखों में से 1-2 पेशेंट सीरियस हो जाते हैं वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीनेशन नहीं लगाए तो लाखों में से हजारों सीरियस हो रहे हैं। तो ये एविडेंसेस हैं, बट रिड्यूस इम्यूनिटी कर देता है, ये एविडेंस बहुत नहीं है कहीं भी। ओके, अंकिता जी, डॉक्टर, माय 7-year-old इज नेगेटिव नाउ बट शी ऑफन कंप्लेन्स अ हेडेक।
ओके अगर आप लोग अंकिता जी अगर आप लोग पॉजिटिव रहे हैं और आपके बच्चे नेगेटिव हैं, मोस्ट लाइकली वो पॉजिटिव हो गए होंगे टेस्ट, कई बार आजकल आरटीपीसीआर भी बहुत फॉल्स नेगेटिव आ रहे हैं, इवन रैपिड आर फॉल्स नेगेटिव, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि बच्चे नेगेटिव रहे होंगे। हाँ अगर हेडेक है, अभी भी फीवर वगैरह कुछ नहीं है, देन यू नीड टू शो टू अ पीडियाट्रिशियन, जिसको हेडेक के अदर कॉज एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। अगर फैमिली हिस्ट्री में माइग्रेन की हिस्ट्री है तो उसके लिए एक डायरी बनानी पड़ती है 15 दिन की, कि हेडेक की फ्रीक्वेंसी कैसी है, कहाँ पे हो रहा है, साइट क्या है हेडेक की, so that all comes into play for a 7-year old kid. तो I don't think now this headache might be related कोविड से रिलेटेड होगा, there can be other cause of headache like eye problems if there, or migraine headache, है ना? So there are many types. Initially you can take paracetamol, weight based dose of paracetamol for the headache, but after a month if it still persists we need to go for some test. Abhinav ji, if fever is more than 100 in second day, it is fine to take steroid. ये एक बहुत डाइसी सिचुएशन है कि स्टेरॉइड सेकंड डे पे, स्टेरॉइड इज वेरी रिस्की, कंसीडर्ड वेरी रिस्की। हाँ अब ये प्रोटोकॉल्स कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस में कहीं नहीं है कि लो डोज स्टेरॉइड चालू कर दें, जिससे मैं ये नहीं कहूंगा अभी चालू करें, वो इंडिविजुअल बेसिस पे देखना पड़ता है। इज देयर अ नीड टू रिपीट द टेस्ट टू कंफर्म कोविड? ओके ये अच्छा क्वेश्चन है। अब कोई जरूरत नहीं है कोविड रिपीट करने का टेस्ट आफ्टर 15 to 17 डेज ऑफ आइसोलेशन। आप का मान लीजिए कि आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं, तो टेस्ट रिपीट करने की गाइडलाइंस में भी अब जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिपीट द टेस्ट। ओके बच्चों में कुछ डेंजर साइंस हैं, जैसे कि आंखें लाल हो जाना, जीभ लाल हो जाना, पूरी बॉडी में रैशेस आ जाना, ये इसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, सो MISC। सो ये एक खतरनाक साइन है बच्चों में। अगर ऐसा कुछ है तो हाँ तुरंत एडमिशन की जरूरत है और बच्चों को दवाई लगेंगी इंजेक्शन के थ्रू। बाकी बच्चों में कोविड का इफेक्शन अभी भी कम है। हाँ अगर 3 दिन से ज्यादा फीवर रह रहा है बच्चों में भी तो ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, कोविड रिलेटेड ब्लड टेस्ट, या फिर ये सब साइंस हैं जैसे रेड आइज, रेड टंग, या फिर शरीर में पूरा रेडनेस, ये सब पे अपन को खास नजर रखना है। सैचुरेशंस बच्चों के भी मॉनिटर करते रहना है। बच्चों से रिलेटेड इतना ही है, बच्चों में दवाई भी काफी कम है जो दे सकते हैं, तो बस आप डेंजर साइंस पे नजर रखिए। अगर आते हैं तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, आपके पीडियाट्रिशियन को। कोविड नाउ फॉर नेक्स्ट 2 मंथ एवरीथिंग इज कोविड, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ये मान के चलिए। बाकी डिसीजेस अब मैं भी जैसे अपनी OPD में देख रहा हूँ, बाकी डिसीजेस बैकलॉग ले चुकी हैं। बाकी डिसीजेस जब कहते भी हैं मेडिकल साइंस में एक टर्म है, एक कहावत है कि गॉड इज क्रूअल बट नॉट सो क्रूअल टू गिव 2 डिसीजेस एट अ टाइम। सो वंस कोविड इज देयर, अदर डिसीजेस हैव टेकन अ बैक। लेस देन 1 ईयर में मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा, यू कैन कंटिन्यू वॉट एवर यू आर कंटिन्यूइंग। आपको कोविड डायग्नोज जब हुआ होगा उससे पहले ही इन्फेक्शन होना होगा, तो उनको इंक्यूबेशन पीरियड में इन्फेक्शन हो चुका होगा, क्योंकि वायरल शेडिंग कोविड के सिम्टम्स से पहले ही होने लगती है और इन्फेक्शन हो चुका होता है। दैट्स वाई ये कोविड बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है, क्योंकि जब तक हमको सिम्टम्स आते हैं, हमें पता चल रहा है हमें फीवर आया, उससे पहले हम अपने सारे घर को दे चुके होते हैं। तो इसमें अपनी गलती नहीं है, ये कोविड का पूरा उसका जो कॉजेशन है वो उसका ऐसा ही है कि वो पहले ही इन्फेक्ट कर लेता है। हाँ जब आपको पता चले सिम्टम आए तो ऑब्वियसली आइसोलेट हो जाइए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑलरेडी अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्ट कर चुके होंगे। तो स्पेशली बच्चों के लिए लेस देन 1 ईयर्स के लिए आप बिल्कुल साथ रख सकते हैं, मास्क पहनिए, हाइजीन, कोविड जो कोविड प्रिकॉशंस हैं वो सारे लीजिए, तो बहुत कम चांस है कि उनको कोविड होगा, और होता भी है तो बच्चों में बहुत माइल्ड है। तो precautions are important rather than isolating the kids, so keep them with you less than 1 year। डे पे स्टोमक अपसेट, कोविड ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा है, फीवर नहीं है, कुछ नहीं है, बस लूज मोशंस चालू हो गए हैं, तो ये बहुत कॉमन कॉज है। सिम्टम्स ऑफ स्टोमक अपसेट कैन बी रियली कोविड, सो लाइटली नहीं लेना है। आप कोविड टेस्ट करा लीजिए, अगर फीवर आने लगे तो समझ ही जाइए कि हाँ यू आर हैविंग कोविड, है ना, बिकॉज बहुत लेस लाइकली है कुछ और हो इस एरा में। ओके, सेल्फ डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 इन केस ऑफ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स एट होम इज होल्डिंग ब्रेथ फॉर अ सर्टेन टाइम इज हेल्पफुल इन डायग्नोसिस, क्योंकि ये इंडिविजुअली वेरी करता है। जो लोग पहले से, कुछ लोग जैसे होल्डिंग ब्रेथ करते हैं, पहले से ही जो व्यायाम है वो करते हैं ब्रेथ होल्डिंग, वो ऑब्वियसली ज्यादा देर तक ब्रेथ होल्ड कर पाएंगे। तो होल्डिंग ब्रेथ इज नॉट डायग्नोस्टिक फॉर कोविड। हाँ 6 मिनट वॉक टेस्ट इज वेरी रिलायबल,
तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ब्रेथ आप 6 मिनट वॉक टेस्ट करिए। फर्स्ट सिम्टम आएगा तो सैचुरेशन मॉनिटरिंग चालू कर दीजिए, नॉर्मल मेडिकेशन चालू कर दीजिए। कोविड में यही है कि खतरे की घंटी जहां है, जो कि मैं बार बार आपको बता चुका हूं, 3 दिन से ज्यादा हाई ग्रेड बुखार, बुखार पैरासिटामोल से ना उतरे, बुखार का वापस आना, तो ये और सैचुरेशन कभी भी फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे कम होना लेस देन 95, तो ये सब खतरे की घंटियां हैं। इनको अगर जिसको ये 3-4 चीज पता है वो कोविड से आधी जंग जीत चुके हैं। जहां नहीं पता वही कोविड से सिक हो रहे हैं, बाद में 10 दिन पे बहुत ज्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फिर इवन स्टेरॉइड्स विल नॉट हेल्प, फिर और अलग ड्रग्स देने पड़ते हैं। तो इसलिए पहले ही सतर्क रहें और सेफ टू गो फॉर सिटी स्कैन, यार ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 7th डे इज गुड फॉर सिटी स्कैन, 7th to 10th डे, आई मीन विच डे ऑफ इन्फेक्शन अप्रोप्रिएट। अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम नोट जरूर करिए। फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम होता है पहले दिन बहुत कफ आने लगना, पहले दिन बुखार होना, पहले लॉस ऑफ स्मेल जिस दिन से हुआ है, लॉस ऑफ टेस्ट जिस दिन से हुआ है, लूज मोशन जिस दिन से लगे हैं, दोज आर ऑल फर्स्ट डे। तो कोई भी जो फर्स्ट सिम्टम है कोविड का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से सारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, उसी से आपकी इन्वेस्टिगेशन डिसाइड होती है। तो फर्स्ट डे को बिल्कुल लाइटली ना है, यू शुड नो व्हेन वाज योर फर्स्ट, बेस्ट इज फॉर इंप्रूविंग ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोन लेटना है। प्रोनिंग इज जो मेडिकली रिकमेंडेड है, प्रोनिंग, लेटरल पोजीशनिंग, लाइंग डाउन एंड सिटिंग, आपको पोजीशन चेंज करते रहता है। बैलून एयर फिलिंग एक्सरसाइज में होगा क्या, आपके सैचुरेशन अगर कम है और आप इतना ज्यादा तेजी से एयर का फ्लो करेंगे तो हो सकता है डैमेजेस हो, इवन एयरवेज में डैमेजेस हो। आप प्रोन हो जाइए, दैट इज द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग। प्रोनिंग में भी याद रखना है कि जो आपका जो तकिए हैं, आप जो पिलोज लेंगे, एक पिलोज आपके शोल्डर्स के, 3 पिलोज आपके थाइस पे आएंगे, 2 पिलोज आपके जो फुट है उसके उधर आएंगे। तो थाइस वाले पिलोज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनिंग गलत तरीके से करना का कोई असर नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सही प्रोनिंग किस तरीके से की जाती है उसके वीडियोज हैं, तो मैं अपने फेसबुक पे भी शेयर करूंगा, प्लीज देख लीजिएगा, वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि प्रोनिंग में आपका जो चेस्ट है वो उसके बीच में आपका एक हैंड चला जाए, मतलब आपका जो चेस्ट है वो ऊपर रहे बेड से, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए थाइस पे पिलो रखे जाते हैं, 3-4 पिलो थाइस पे रखने हैं। अदरवाइज आप पूरे चेस्ट के बल, चेस्ट अगर आपका बेड से लग जाएगा तो प्रोनिंग का महत्व नहीं है। Before the COVID, obviously deep breathing exercise will increase your lung capacity, है ना, so they are helpful before the COVID. एक बार COVID हो गया, saturation कम है, obviously you have to go for how much time it will take to recover completely as having weakness and body ache after 20 days also. Yes, ये बहुत common symptom है आजकल कि वो एक बार COVID होता है तो even cough is persisting for 1 month and weakness is persisting for 1.5 month. For this you have to take a protein based diet, carbohydrates avoid कर दीजिए, प्रोटीन बेस्ड डाइट लीजिए, शुगर्स अवॉइड करिए, तो मोर लाइकली दैट यू विल रिकवर एज सून एज पॉसिबल। बाकी वीकनेस अगर बहुत ज्यादा है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत वीकनेस है, आप बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर से कोविड वाले ब्लड टेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप कोविड वाले ब्लड टेस्ट करा लें कि आप रियली में you have recovered related to COVID. So they will help once they are normal कि हाँ अब COVID related कुछ sudden का issue नहीं है, that is just a normal part of recovery from the COVID. So that is important, but weakness will persist or definitely will persist. Even 1 month is taking, it's taking 1.5 month. Individually it varies all on your immunity and your diet. So वो अच्छा लगे, पानी खूब पिए, दिन में 3-4 लीटर पानी पिए, डाइट अच्छी करें, थोड़ी थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, माइल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, so that all will help you recover fast. Thank you. Asymptomatics are generally considered as carriers of COVID-19. What would the virus transferred be fatal if it is transmitted through asymptomatic? Okay, so asymptomatics are, yes, they are carriers. Obviously, if they have a family member who was affected by COVID and they are asymptomatic, they might be the carriers. But the transmission of virus could be fatal or not, that doesn't depend on being symptomatic or asymptomatic. It depends on the load of viral transferred, कि viral load कितना है, कौन सा वायरस का स्ट्रेन है, म्यूटेंट स्ट्रेन है क्या, कौन सा म्यूटेंट स्ट्रेन है, जो कि आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है ऑब्वियसली। तीसरा, आपकी बॉडी इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी कैसी है, आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है। तो फैटेलिटी इज ऑल रिलेटेड टू द पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय बीइंग अफेक्टेड, कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, ओबेसिटी तो नहीं है।
तो इन पे डिपेंड ज्यादा करती है रेदर देन कि किसी से ट्रांसफर हो और अपन फैटेलिटी डिसाइड करें। ट्रांसफरेंस कैन नॉट डिसाइड फैटेलिटी, चाहे एसिम्प्टोमेटिक से हो चाहे सिम्प्टोमेटिकल ग्लिचेस। अपन वापस कंटिन्यू करते हैं। वी स्टिल हैव 19 मिनट्स लेफ्ट फॉर आवर सेशन। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, पिछली साल या प्लाज्मा डोनर थिंग बहुत यूजफुल नहीं है एक्सेप्ट इन वेरी सीवियर डिसीज। एंड अगर आप रिकवर हो चुके हैं और टाइम पीरियड है कि आप इनिशियली 15 डेज बाद ही प्लाज्मा डोनेट कर पाते हैं, टाइम पीरियड इतना है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट किड्स फ्रॉम थर्ड वेव? ओके, प्रोटेक्शन ऑफ किड फ्रॉम थर्ड वेव। कोविड ऐसी चीज है जिससे आप प्री प्रोटेक्शन करना बहुत मुश्किल है। जब थर्ड वेव आएगी तब वापस से कोविड बिहेवियर, अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर इस्तेमाल करिए। अभी कोई ऐसी दवाई इस समय नहीं है कि अपन प्रोफाइलेक्टिकली दे दें और प्रोटेक्ट हो जाए। डाइट इंप्रूव कीजिए, प्रोटीन डाइट रखिए, शुगर्स किड्स को भी मत दीजिए, शुगर्स डाइट कम कर दीजिए। इम्यूनिटी पे इंपॉर्टेंस है कि इम्यूनिटी अच्छी है तो अपने आप प्रोटेक्ट। आज के दिन तक कोई प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन नहीं है कोविड से प्रोटेक्शन के लिए एक्सेप्ट वैक्सीन। हाँ, एक बार वैक्सीन बच्चों को लगना चालू होगी तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन, यू कैन प्रोटेक्ट हिम दैट वे, यू कैन प्रोटेक्ट योर किड्स दैट वे। बट आई थिंक इट विल टेक टाइम फॉर वैक्सीन। जब वो अप्रूवल आए उनमें बच्चों के लिए, अभी 18 साल के ऊपर लग रही है, 18 साल से नीचे अप्रूवल आने में टाइम लगेगा क्योंकि रिसर्चेज इन्वॉल्व होती हैं, काफी टाइम लगता है, अनलेस के इमरजेंसी यूज में बिल्कुल सबको वैक्सीनेट करे सरकार। Dipendra ji, after how many days of COVID recovery we can donate plasma? Already answered 15 days, some and some are still saying 30 days. And unless you don't have any post-COVID complication, weakness, you are totally fit as you were before. So you can donate plasma, no issues. Can a kid 4-year become a carrier if rest family members are infected? Obviously, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, किड्स आर द सुपर स्प्रेडर्स, मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी लिखा हुआ है। ये जो किड्स हैं दे आर एसिम्प्टोमेटिक, दे आर कैरियर्स एंड दे कैन इन्फेक्ट एनीवन। 4-year, any year, not only a 4-year, any year of kid can be spreader of COVID once any of the family member has COVID. So kids का behavior भी important है। अगर फैमिली में एक बार कोविड आ चुका है तो किड्स को कोशिश करें कि वो एल्डरलीज के पास ना जाएं, कोमॉर्बिड घर में जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं उनके पास ना जाएं, वरना एक बार वो चले जाते हैं तो 5 मिनट लगते हैं कोविड को दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होने के लिए। कॉन्टेक्ट टाइम बोल रहे हैं कि 15 मिनट्स है कोविड का, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि 5 मिनट में ही ट्रांसफर हो जाता है अगर आपने मास्क नहीं पहना, तो एसिम्प्टोमेटिक कैन इजीली ट्रांसफर यू द कोविड। Can we protect infant by third wave of COVID? Already answered. You cannot protect. The vaccination is the only way out. Can the virus infect children aged less than 2 years? या वायरस अच्छा क्वेश्चन है श्रुति जी का कि हाँ वायरस इवन 1 दिन के बच्चे को इन्फेक्ट कर रहा है, तो 2 ईयर से कम की तो छोड़िए, फर्स्ट डे मदर से कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें मदर से चाइल्ड ट्रांसफर हो रहा है जिसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, तो वो भी हो रहा है। इवन मदर को है और जस्ट डिलीवरी हुई है, बच्चा 1 दिन का है, उसको भी लग रहा है, बहुत कॉमन है। When can I resume workout post COVID? I tried one day, it triggered a lot of weakness and pain. Okay, so it depends on your immunity and it depends on the level of weakness. Individually it varies, but I would say 1 month post recovery is the ideal time when you can start your workout, unless you are having any comorbidities. So keep a watch on it, take your regular medications. If you were normal before, as healthy as ever, you can start your workout 1 month after the post COVID recovery, and that also you have to start from minimal, not सीधे अपन अपना जो मैक्सिमम लेवल था उस पर नहीं जाना है। अगर आप 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फॉर 5 मिनट्स फॉर 1 वीक, देन 10 मिनट्स फॉर 1 वीक, देन 15 मिनट्स फॉर 1 वीक, यू इंक्रीज दैट वे। सडनली आप बिल्कुल एकदम से पूरा एक्सरसाइज जो पहले करते थे वो ना करें, 1 मंथ बाद थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज यू कैन स्टार्ट। एनी वैक्सीन फॉर इन्फेंट्स? वैक्सीन अभी तक तो इन्फेंट्स के लिए अलग से कुछ नहीं आया है। जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, कोविशील्ड और एक और स्पुतनिक आई है, तो ये तीनों वैक्सीन बच्चों में अभी इंडिया में तो रिकमेंडेड नहीं है, तो अलग से कोई वैक्सीन नहीं है, सॉरी। अभी वो धीरे धीरे ही पता चलेगा आगे जैसे जैसे वैक्सीन बनेंगी कि बच्चों के लिए अलग से कोई वैक्सीन आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, रेगुलर वैक्सीनेशन ऑब्वियसली आप कंटिन्यू करिए, जो भी बच्चों को रेगुलर वैक्सीनेशन लग रहा था कोशिश करिए वो टाइम पे लगवाए। Best protein supplement for we vegetarians without any side effects for fulfilling a daily protein?
हाउ कार्ब्स। ओके, सो अपने इंडियन कल्चर में डाइट्स का वैसे ही भरमार है। चने हो गए, मूंगफली हो गई, प्रोटीन रिच, जो भी प्रोटीन रिच सप्लीमेंट्स हैं। अगर आप मेडिसिन पे जाएं, पाउडर्स पे जाएं, तो थ्रेप्टन बिस्किट्स आते हैं। अगर आपको सीरियसली कि प्रोटीन रिलेटेड थ्रेप्टन बिस्किट्स का गुड, जो कि हम पेशेंट्स में देते थे, आईसीयू पेशेंट्स जो कि बिल्कुल डाइट जिनकी 1 महीने नहीं दे पाए, तो उनको थ्रेप्टन बिस्किट्स दिए जाते थे। या प्रोटीन बहुत कम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स को थ्रेप्टन बिस्किट दिए जाते थे। तो ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है। बाकी मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर अवेलेबल हैं। प्रोटीन कंटेंट देखिए, उनका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो, 100 ग्राम पाउडर में अराउंड 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिनिमल हो, शुगर्स लो हो, तो कोई भी पाउडर चलेगा। जो जिम के लिए आप जो प्रोटीन लेते थे वो ना लें। एक बहुत ज्यादा दे आर हैवी प्रोटीन्स, सिंस यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग नाउ। तो जिम वाले जो प्रोटीन पाउडर्स थे, जो काफी आते थे, एंड्यूरा वगैरह, वो ना लें अभी कुछ समय तक, क्योंकि neither you are exercising and you are recovering from COVID. So take a simple protein powder which has around 25 gram of protein in each 100 gram. Abhinav ji, how long vaccine will have its effect? 6 month or year? Okay, हाँ, तो वैक्सीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये है कि वैक्सीन का इफेक्ट यूजली बोल रहे हैं कि 6 मंथ तक ही है। सो प्रोटेक्शन मतलब ये मान लीजिए कि आपने वैक्सीन लिया है तो वो इस कोविड वेव को आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। बाकी और रिसर्चेस आर ऑन द वे, और काफी बड़े लेवल की स्टडीज आर ऑन द वे। दे विल क्लैरिफाई कि कितने मंथ तक प्रोटेक्शन है। ऑब्वियसली वैक्सीन का अपना टाइम पीरियड होता है प्रोटेक्शन का। जैसे फ्लू की वैक्सीन भी आती हैं, इन्फ्लुएंजा की, वो भी ईयरली लगती हैं, उनका 1 ईयर तक प्रोटेक्शन रहता है। कोविड का अपन बोला जा रहा है कि 6 मंथ्स तक ही है। तो दिस वेव में आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट वेव का स्टडीज जो भी आएंगी उस हिसाब से आपको वैक्सीन फिर से लेना है कि नहीं लेना, वो उसी समय पता चलेगा। अभी और कोई इतना डाटा नहीं है कि वो 1-2 साल तक आपको प्रोटेक्ट कर पाए वैक्सीन। So just take the vaccines, get protected and let the studies roll out, and then we will decide कि vaccines आगे कौन सी लेनी है और कितना लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। अभी जो वैक्सीन हैं वो अभी के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रोटेक्शन है। ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी यही दूंगा कि बेसिक ट्रीटमेंट जो कोविड का है, अगर आपको 1 सिम्टम आते हैं, स्टार्ट करिए। लैब्स के लिए वेट मत करिए, कोविड टेस्ट के लिए वेट मत करिए। यू स्टार्ट विद द नॉर्मल ट्रीटमेंट, पैरासिटामोल, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक एंड आइवरमेक्टिन, और जो भी जो बेसिक ट्रीटमेंट है। हाँ, मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, सैचुरेशंस आपके देखते रहिए, पल्स ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए। वही एक हथियार है अभी अपने पास, वैक्सीनेशन एंड पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये 2 अपने पास रखिए। बिल्कुल डेली चेक करिए, दिन में 3-4 बार, रात में हर 3 घंटे में चेक करिए अगर आप कोविड से अफेक्टेड हैं। जिस समय आपका सैचुरेशन 95 से कम हो, तुरंत डॉक्टर से बात करना है, मेडिकेशंस लेना है, टेस्ट कराना है। हो सके अगर रिक्वायरमेंट है तो सिटी स्कैन कराना है। सेल्फ कुछ भी मत कराइए क्योंकि सिटी स्कैन का ओवर यूज हो रहा है। फेबीफ्लू व्हेन टू स्टार्ट, या फेबीफ्लू का, हाँ, एंटीवायरल्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है। तो एंटीवायरल्स का रोल इनिशियल 7 डेज में है, मैक्सिमम 10 डेज में है। फेबीफ्लू एज सच रिसर्च में बहुत ज्यादा रोल नहीं बताया गया है कि फेबीफ्लू से कुछ होता है। ज्यादातर रिसर्च बोल रहे हैं कि बहुत इफेक्टिव नहीं है। बट हाँ, अगर स्टार्ट करना है आपको तो फर्स्ट टू सेकेंड डे ऑफ सिम्टम ऑनसेट आप कर सकते हैं स्टार्ट, बशर्ते आपके LFTs, लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल हो, किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल हो, बिकॉज फेबीफ्लू अफेक्ट्स दीज ऑर्गन्स। तो ये सब नॉर्मल होना चाहिए, उसके बाद ही फेबीफ्लू चालू करें। हाँ, कोशिश करें कि डॉक्टर के कंसल्टेशन पे ही चालू करें फेबीफ्लू। एक बार आपने सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट ले लिया तो यू विल नॉट नीड एनी रेमडेसिविर एंड ऑल। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि रेमडेसिविर इज नॉट दैट मच यूजफुल जितना उसका हाइप है, बिकॉज इट इज कॉस्टली एंड बिकॉज हाइप इतना बन गया कि वो मार्केट से बिल्कुल गायब हो गया। बट it is an add-on therapy to steroids and anticoagulation rather than being the first line therapy. ये जरूर याद रखिए, steroids and anticoagulation are the first line. Remdesivir is an add-on in moderate illness. तो ये याद रखिए, ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है रेमडेसिविर के पीछे, अनलेस आपका पेशेंट एडमिटेड है इन अ हॉस्पिटल एंड बिल्कुल डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हाँ रेमडेसिविर लाना ही है। दैट इज द ओनली टाइम आपको रेमडेसिविर के लिए भागना है। स्टॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। सही समय पे स्टेरॉइड्स और एंटीकोएगुलेशन मिल जाएगा तो यू विल नॉट नीड एनीथिंग। क्या ये वाकई में हेल्पफुल है इन केस ऑफ सीरियल पेशेंट? रेमडेसिविर अगेन वही बताऊंगा कि कंफाउंडिंग फैक्टर बना है। कुछ रिसर्चेस हैं जो उसको फेवर करती हैं कि इट हेल्प्ड, लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिए, रेमडेसिविर ने
कभी मोर्टेलिटी कम नहीं की। मोर्टेलिटी मतलब रेमडेसिविर आपकी जान नहीं बचाता, रेमडेसिविर आपका हॉस्पिटल डे शॉर्ट कर देता है। आप अगर 5 दिन हॉस्पिटल में रहने वाले थे तो 3 दिन में आप रहेंगे। माय फादर हैज कम फ्रॉम बिहार 5 days ago, he is continuously coughing for more than 5 days, not well, so what to do, no medication is working. ओके सो सिंस बहुत ज्यादा कफ है, मैं एडवाइस करूंगा कि आप कितने एज है, फादर की एज आपने लिखी नहीं है, डायबिटीज है कि नहीं, नहीं लिखा है, तो प्लीज ये दोनों फैक्टर क्लियर कीजिए। सो आप ब्लड टेस्ट कराइए, सीबीसी, सीआरपी, फेरिटिन, डी डाइमर, एंड अगर इतना ज्यादा कफ है तो यस आप एक सिटी स्कैन के कैंडिडेट हैं, क्योंकि कोविड एक इवॉल्विंग इलनेस है, रीसेंट जानकारियां, नई जानकारियां आ रही हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि फ्रीक्वेंट सेशंस करते रहूं। वी विल ट्राई टू गैदर अगेन, I will put my timing on my Facebook page and all are welcome. Please spread this information कि जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा है, सेशन थोड़ा और लंबा कर लिया जाएगा। They were very nice questions. Thank you so much. Signing off.